नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार पे। और आज से हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा मतलब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ये आपका पेट का जो एग्जामिनेशन लिया जाने वाला है, ये इसके लिए संपूर्ण जितना भी सिलेबस है जीके जीएस का, सबसे पहले हम लोग जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं और इसको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। साथियों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा आपका संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इतिहास का ये संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसमें जो है वो 100 प्रश्न हैं जो कि आई होप आज हम लोग कर पाए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कल की क्लास में हम लोग जो है वो इसको जरूर करेंगे। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए, आपको इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा और कंटेंट को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि कंटेंट में दम है या फिर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, लेकिन इससे पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पर सिलेबस को समझ लेते हैं। देखिए, आपके जो भारतीय इतिहास है इससे आपको जो है वो 5 अंक का जो है इससे प्रश्न आने वाला है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक संस्कृति है, इसके बाद आपका जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जी के बारे में जीवनी और उनकी शिक्षाएं हैं, जैन धर्म महावीर जी की जीवनी और उनकी शिक्षाएं हैं, फिर सम्राट अशोक मौर्य वंश पढ़ना है, फिर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इसके बाद साथियों जब हमारा यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा तो इसमें हमको जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ने, जिससे कि हमको 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, आज का जो हमारा यहाँ पर ये टॉपिक होने वाला है। साथियों, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत ज्यादा जो है वो मजा भी आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। साथियों, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हेतु मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी से मिलाकर जो है 5 आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर हम लोग इसको। तो सबसे पहले इसका परिचय जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको खोजा किसने और इसका जो परिचय है वो यहाँ पर क्या है। साथियों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इसकी जो खोज है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये विश्व की जो है वो जो प्राचीनतम नगरी सभ्यता में से एक है, जो कि सिंधु नदी तथा उसके शहरी नदियों के किनारे जो है विकसित हुई है। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसको जो है वो खोजा गया जो स्थल है वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप यहीं पर क्लियर कर लेंगे, जैसे कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में यहाँ पर डिटेल में आ जाएगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले जो है वो यहाँ पर खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, तो इसके वजह से इसको जो है वो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर कहा जाता है। साथियों, 1826 के अंदर यहाँ पर चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा स्थल का प्रमुख उल्लेख जो है वो यहाँ पर किया जाता है, यानी कि इसके जो खोजकर्ता है 1826 में सबसे पहली बार यहाँ पर चार्ल्स मेसन ने इसको खोजा था। 1921 के अंदर साथियों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो कि पंजाब वाला इलाका है। आगे हम आपको मैप भी लेके आए हैं, जिसमें कि डिटेल में आपको मतलब सारी चीजें यहाँ पर इतना विस्तार से समझाने वाले हैं कि आपको एकदम मजा आ जाएगा, रट जाएगा। साथियों 1922 में जो राखल दास बनर्जी थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सिंध प्रांत में आता है, अभी भी ये पाकिस्तान के अंदर है। फिर 1924 के ही अंदर साथियों यहाँ पर जो जॉन मार्शल थे, इन्होंने सभ्यता की आधिकारिक जो है वो यहाँ पर इसकी घोषणा की थी। अब यह इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यह विश्व की प्रथम नियोजित नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नियोजित नगरीय सभ्यता का अर्थ है कि यह व्यवस्थित तरीके से थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके की थी। यह मिस्र व जो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, और यह उत्खनन में ताम्र कायांश युग्मी साक्ष्य भी जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसमें तांबे और कायांश के जो है साक्ष्य मिले हैं। वहीं साथियों इसकी लिपि जो है वो आज तक जो है वो अभी भी पढ़ी नहीं गई है, यानी कि इसकी लिपि आज तक जो है वो पढ़ा नहीं गया है।
जो इसकी यहाँ पर लिपि है वो अभी भी यहाँ पर अपठनीय है। ठीक है, वहीं साथियों इसमें से प्रत्येक वर्ष जो है, इसमें मतलब जितनी बार क्वेश्चन होता है इससे 3 से 5 प्रश्न जो है वो टोटल आपके इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सभ्यता का काल एवं विस्तार की, कि कब से कहां तक जो है ये सभ्यता रही। साथियों इसको 3 भागों में हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। एक आपका है यहाँ पर जो है आरंभिक हड़प्पा काल, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल और तीसरा है यहाँ पर साथियों उत्तरी हड़प्पा काल। साथियों आरंभिक हड़प्पा काल जो था यह 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर जो परिपक्व हड़प्पा काल है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छा, आप लोग ये जो ईसा पूर्व आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये तो घट रहा है, तो आई होप आपको ये चीजें पता ही होंगी। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बस ट्राई करूंगा इसको बताने का, और उसके बाद से फिर इसको जो है वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये 1900 से लेके जो है वो 1300 ईसा पूर्व तक था। कौन सा? उत्तर हड़प्पा काल जो है उसको कहा जाता है। देखिए जब हम ईसा पूर्व जाते हैं, मतलब कि जो ईसा थे इनके जन्म के पूर्व जब हम यहाँ पर जाते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ पर ईसा पूर्व की बात करते हैं, ईसा पूर्व की बात यहाँ पर जब हम लोग करते हैं साथियों, तो इसका अर्थ यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एक से, जैसे ये एक टाइम लाइन है, मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार। जैसे कि ये सिंपल एक जो है वो टाइम लाइन है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये टाइम लाइन है, और यहाँ पर साथियों जो है, यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका शून्य है। ठीक है, शून्य का अर्थ है कि जीरो हम यहाँ पर जो है वो इसको मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पर हम मान लिए शून्य मान लिए। ठीक है, अब साथियों यहाँ से जब है जो है वो जब इससे आगे जाते हैं तो हम लोग क्या गिनते हैं, 1 साल। अभी 1 साल हो गया, फिर यहाँ पर आपका 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। इस तरीके से करते करते साथियों अभी हम कितने में आ चुके हैं, तो 2026 के अंदर जो है वो हम आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से साथियों जब यहाँ से ईसा पूर्व से जब यहाँ से हम लोग ईसा पूर्व से पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक तरीके से समझिए आप, तो माइनस में बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग यहाँ से गिनते हैं ना, जब नंबर लाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर -1, फिर इसके बाद -2, फिर -3, फिर -4। तो उसी तरीके से साथियों जैसे जैसे आप यहाँ पर पीछे चलते जाते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पर पीछे जाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो गिनती होती है, हम लोग यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीछे से स्टार्ट करने का अर्थ है कि यहाँ पर समझिए जैसे ये आरंभ कब हुआ इसका, तो 3300 से लेके यहाँ पर 2600 ईसा पूर्व तक, यानी कि हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हम जो है वो एक के नजदीक यहाँ पर आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ से 2600 से घटकर 1900 आ गया, फिर 1900 से घटकर साथियों यहाँ पर 1300 आ गया। तो ये धीरे धीरे हम जो है वो एक की तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। फिर एक के बाद यहाँ से फिर जो है वो 2, 3, 4 इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे मेरे साथियों को इस चीज के बारे में दिक्कत होती है और कोई बताता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको जो है वो नजरअंदाज करके चल देते हैं। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा के एकदम आसान तरीके से जो है वो चलूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? तो एक को तो यहाँ पर आरंभिक कहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग हड़प्पा काल, जो कि 1330 से लेकर 2600 ईसा पूर्व। दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, यानी कि जिसमें ये अच्छे से विकसित हुए। इसमें साथियों नगरीय सभ्यता और जो चरमोत्सव था, और इसके बाद साथियों जो लास्ट है जिसको कि उत्तरी हड़प्पा काल कहते हैं, यानी कि ये सबसे एक तरीके से कहा जाए तो उन्नत था उस समय। जैसे अभी हमारा मॉडर्न चल रहा है, तो ये उस समय उन्नत था। इसका 1900 से लेकर 1300 ईस्वी तक था, और इसी में साथियों इसका पतन भी जो है वो हुआ। ठीक है, अब साथियों इसका भौगोलिक विस्तार समझते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। साथियों यह पूर्व में आलमगीर जो उत्तर प्रदेश है उसके हिंडन नदी के यहाँ से फैला हुआ था। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए आपको जो है वो यहाँ पर आलमगीरपुर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और ये आपकी जो है वो हिंडन नदी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है गंगा की सहायक है, यहाँ पर हिंडन नदी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि यहाँ पर फैला हुआ था। अगर आपको मैं और डिटेल में दिखाऊं तो हाँ, यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो ये एक तरीके से इधर अगर आप पूर्व में देखें तो ये उत्तर प्रदेश का, ये आपके यूपी का है।
ये साथियों आपको इम्पोर्टेंट भी होगा यूपी जीके के लिए भी। तो ये आपके यूपी में आलमगीरपुर में है, ठीक है। इसके बाद साथियों जो ये फैला हुआ था, यहाँ तक फैला हुआ था। दूसरा इसका जो सीमा है पश्चिम के अंदर अगर देखें तो यह जो है सुत्तकांड क्या कहते हैं कि सुत्तकांड कांगेडोर जो था, माफ करिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मतलब मुंह सूख रहा है इसके वजह से। जो सुत्कांग गेंडोर था जो कि बलूचिस्तान और ईरान सीमा के पास है, वहां तक फैला था। फिर उत्तर के अंदर साथियों यह मांडा जो कि जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी में है वहां तक फैला था। और दक्षिण के अंदर बात करें तो यह जो दायमाबाद है, दायमाबाद महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के यहाँ वहां तक फैला था। कुल साथियों अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 12,09,600 वर्ग किलोमीटर था, जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति जो बनाती है। मिस्र और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उनके संयुक्त क्षेत्रफल से भी ये अधिक था, यानी कि ये उन्हीं के समय था एक तरीके से, लेकिन ये उनसे भी जो है वो एडवांस था। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से साथियों करके देखिए ये कहाँ तक फैला हुआ था, इस तरीके से करके एक तरीके से मतलब इसको ऐसे मुझको तो नहीं लगता है कि ये मतलब त्रिभुजाकार बनता है, लेकिन मतलब इसको माना गया है कि ये त्रिभुजाकार जो है वो शेप यहाँ पर लेता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, दैमाबाद है, यहाँ पर आपका सुतकांगडोर है और यहाँ पर आपका मांडा है, ठीक है। मांडा में किस नदी के किनारे, तो साथियों ये यहाँ पर जो चिनाब नदी है उसके किनारे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल में मैं जो समझाना चाह रहा था बढ़िया से समझ में आ गई होगी, कहाँ से कहाँ तक जो है यह फैला था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कितना ये वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो ये साथियों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ पर जो है यह यहाँ पर टोटली फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले जो इसके प्रमुख भाग स्थल है, मतलब प्रमुख स्थल है कि कहाँ कहाँ पर ये है। साथियों सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई जो कि रावी नदी के किनारे है, जो कि पंजाब में, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो यह साथियों दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 में खोजा था। यहाँ पर साथियों जो विशेष आपको देखिए, अब चूंकि इसको आप सोचेंगे कि खूब मैं डिटेल में एकदम मतलब बढ़िया से जैसे हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उस तरीके से पढ़ें तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब समय उतना नहीं बचा है। तो हम यहाँ पर आपको जो है आपका परीक्षा में अच्छा स्कोर हो जाए उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और बात मानिए अगर आप इसको भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों देखिए यह जो है यहाँ पर क्या मिला था, अन्नागार, ताबूत और सावधान जो है वो यहाँ पर मिले थे, यानी कि यहाँ से जो है वो अन्नागार मिला था यानी कि अनाज रखने वाला, और जो ताबूत में सवाधान था यानी कि ताबूत के अंदर जो है वो सौ रखा हुआ जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। इसके बाद साथियों मोहनजोदड़ो की खोज की गई जो कि सिंधु नदी के किनारे है। और साथियों ये अभी सिंध, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर फिलहाल इसको जो खोजा गया था, अभी वो पाकिस्तान के अंदर है। इसको राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा था, मतलब साल भर बाद ही दयाराम साहनी के। यहाँ पर साथियों विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्तियां वगैरह भी मिली थी। मैं सारी चीजें आपको लेके आया हूँ दिखाने के लिए। देखिए ये आपको जो पहली स्थल थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर साथियों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका विशाल स्नानागार है। यहाँ पर मतलब सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी को आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए मतलब किस तरीके से यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी उतरने के लिए। ये साथियों पानी से भरा हुआ पूरा होता था और उस समय सोचिए कितनी हमारी विकसित सभ्यता थी। और ये अंग्रेज बताते हैं कि सबसे विकसित जो है वो ये लोग थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर थी। ये साथियों आपका जो है यहाँ पर ये रिजर्व बनाया गया था, मानव निर्मित जो है वो वाटर रिजर्व यहाँ पर बनाया गया था, जो कि मतलब पानी को रोकने के लिए ये यहाँ पर जो है मिला था। आगे इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कहाँ पर मिला था, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो है लोथल के अंदर जो भोगवा नदी है उसके किनारे यह सभ्यता मिली थी, लोथल के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। और इसको किसने खोजा था, तो S.R. राव ने 1955 में इसको खोजा था, जो कि मानव निर्मित यहाँ पर बोरीटी डॉक यार्ड था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया जो था वो ये था, ठीक है। इस तरीके से मानव के द्वारा अगर आप यहाँ पर देखें आज भी ये है और ये रियल इमेजेस है, मतलब ये AI जनरेटेड या
किसी भी प्रकार की उस तरीके की नहीं है, रियल इमेजेस हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरीके से जो है बाउंड्री की गई है, यहाँ से बाउंड्री की गई है, सारी व्यवस्था करके साथियों यहाँ पर एक तरीके से रिजर्व जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साथियों जो कालीबंगा है, जो कि घग्गर नदी के पैर राजस्थान के अंदर वहां पर स्थित था यह, और इसको बीबी लाल 1953 में जो है वो खोजते हैं, और यहाँ पर साथियों पहली बार जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और अग्निकुंड जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि अग्निकुंड यहाँ पर दिखाई देता है। ये रहा आपका अग्निकुंड। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है वो इसके जो है वो साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिलते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद साथियों आता है आपका धौलावीरा, जो कि लूनी क्षेत्र के अंदर आता है गुजरात के अंदर। इसको RS विशिष्ट ने 1990 के अंदर खोजा था, जो कि जल संरक्षण की अद्भुत प्रणाली थी, यानी कि पानी को संरक्षित करके रखने की यहाँ पर ये जो है वो बहुत ही अद्भुत प्रणाली थी। आई होप आपको ये पूरा जो खोजा गया था ये है, और यहाँ पर साथियों आपको जो रियल इमेजेस थी वो मैंने आपको दिखाई, ताकि आपको जो चीजें हैं वो यहाँ पर मेमोराइज रहें, याद रहें। देखिए ये पूरा जो है जल संरक्षण किस तरीके से करना है, पानी को किस तरीके से बचाना है, वो यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए पूरा किस तरीके से कितना विकसित थी हमारी सभ्यता। और ये अंग्रेज आकर बूढ़े हमको ये समझाते थे कि मतलब ये अपने आप को इस तरीके से पेश करते थे कि हमको ही भगवान ने जो है वो भेजा है तुम लोगों को सभ्य बनाने के लिए। और इन गधों को कौन बताए कि देखो बाबू, तुम लोगों से पहले जो है हमारी तुमसे ज्यादा विकसित सभ्यताएं थी, जहां पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जो थी वो सारी यहाँ पर थी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी और देखकर भी याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ और प्रमुख स्थलों को देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और इन सारी चीजों को जो है आप अगर PDF भी चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर, या फिर व्हाट्सएप चैनल पर भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको जो है फ्री PDF बिना किसी दिक्कत के आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों जो दूसरा स्थल है वो है राखीगढ़, जो कि घग्गर नदी के किनारे ही है, यह हरियाणा के यहाँ। इसको अमरेंद्र नाथ ने 1998 के अंदर जो है वो खोजा था। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था। ठीक है, वहीं साथियों चौदलो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है, इसको NG मजूमदार के द्वारा 1931 में खोजा गया था, और यहाँ पर इसमें मनके व मुहर बनने के जो है वो केंद्र यहाँ पर मिले हैं। जो मेन आपको याद रखना है, ये विशेष तथ्य याद रखना, इसीलिए मैं इतना डिटेल बता भी रहा हूँ, और आपको मतलब एकदम स्पेसिफिक क्या आएगा, किस चीज के बारे में पूछेगा वो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आपका समय भी ना जाए, डिटेल में भी समझ में आ जाए, और आपको जो मेन पॉइंट टू द पॉइंट की चीजें हैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद साथियों यहाँ पर बनावली, यह सरस्वती क्षेत्र के किनारे है, मतलब उसमें है, सरस्वती नदी के क्षेत्र के किनारे। वहीं यह हरियाणा के अंदर स्थित है, और यह RS बिस्टी 1974 के अंदर इसको खोजा गया था, और इसको यहाँ पर साथियों जौ के दाने और खिलौने का जो है वो हल प्राप्त हुआ था। वहीं साथियों सूर कोटदा, जो कि भादर क्षेत्र के अंदर आता है, यह गुजरात के अंदर है, जिसको कि JP जोशी ने 1964 के अंदर खोजा था। और यहाँ पर साथियों पहली बार घोड़े की अस्थियों के जो है वो यहाँ पर साक्ष्य मिले थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग जो है वो घोड़े वगैरह पालते थे। इसके बाद साथियों आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है वो UP GK में भी पूछ सकता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो यज्ञदत्त शर्मा थे, 1958 के अंदर इसका खोजा गया था। किस नदी के किनारे है, तो ये आपकी हिंडन नदी के किनारे है, और यह जो है पूर्वी सीमा का स्थल था, यानी कि यह हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी जो है वो सीमा थी एक तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर साथियों इसमें हमको समझना है नगर नियोजन, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो किस तरीके से थी। ठीक है, उसको यहाँ पर साथियों हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रिड पद्धति थी, यानी कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और शतरंज बोर्ड जैसी जो है वो यहाँ पर संरचना बनती थी। मतलब कि जो सड़कें हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोगों के यहाँ क्या है कि सड़क कैसे होती है
कि ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए मैं सड़क बनाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये सड़क है, ठीक है, बीच में एक लाइन दे देते हैं। तो उस समय क्या था, मान लीजिए हमारे यहाँ ऐसे होता है, और जब जहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है वहां से ऐसे 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 करके घुमा होता है, मतलब ऐसे ऐसे घुमा होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, मतलब हम लोग जो है वो ऐसे घूमे होते हैं, ऐसे घुमा होता है हमारी सड़कों में। लेकिन यहाँ पर साथियों क्या था, यहाँ की जो पद्धति थी, वहां पर साथियों इस तरीके से नहीं था। वहां पर कुछ इस तरीके से जो है वो सड़कें थी। मतलब ये जो सड़कें थी, ये आपको एकदम 90 डिग्री के कोण पर जो है वो काटा करती थी एक दूसरे को, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सड़कें हुआ करती थी, मतलब आपको जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, इधर से जाना है आप ऐसे जा सकते हैं। बीच में मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ ऐसे गोल पद्धति है कि मतलब इधर से सड़क आ रही है, इधर से सड़क आ रही है, तो ऐसे गोल घर बना देते हैं चारों तरफ से। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इस तरीके का नहीं था, यहाँ पर साथियों ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटा करती थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से साथियों ये यहाँ पर थी, मतलब सीधा सीधा 90 डिग्री के उस पर थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, जो कि दो भागों में ये पूरा जो है इनका नगर बटा हुआ था। एक को साथियों यहाँ पर दुर्ग कहा जाता था, और निचला जहाँ पर साथियों यहाँ पर मतलब कि दुर्ग यानी कि टीला हुआ करता था, जो ऊंचाई पर हुआ था, हुआ करता था। और दूसरा होता था निचला नगर, जहाँ पर लोअर टाउन होता था। यहाँ पर माना ये जाता था साथियों, जो ये दुर्ग है, जो टीला है, यहाँ पर साथियों जो रहने वाले लोग हैं वो एक तरीके से रूल करने वाले लोग हैं यहाँ पर, मतलब जो सारी चीजों को देखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर टीले के अंदर रहते हैं। मतलब मैं अगर इमेज दिखाऊं तो ये आप देखिए, जो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये जैसे टीले के ऊपर है, मतलब ये आपको टीला दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो लोग रहते थे ये दुर्ग कहा जाता था, टीला कहा जाता था। यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर रूल करने वाले लोग होते थे वो रहते थे। और वहीं ये जो आपको निचला दिखाई दे रहा है, निचला नगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है वो आपके जो सामान्य लोग होते थे वो यहाँ पर रहते थे, जो सामान्य लोग होते थे वो यहाँ पर जो है वो रहा करते थे। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। साथियों यहाँ पर देखिए, आज आज भी अगर आप देखें तो बारिश हो जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के अंदर, अब मतलब कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मतलब मैं बस जोक में लीजिएगा, किसी पार्टी का समर्थन या उस तरीके से नहीं। यहाँ पर साथियों अगर आप देखें तो कहा जाता है कि गोरखपुर में मतलब बहुत विकसित हो गया है, गोरखपुर पेरिस बन गया है। लेकिन अभी बारिश हो तो पूरी पोल खुल जाए, जो हमारे देश की ड्यूटी पर जाने वाले यहाँ पर जो नेता हैं, आप लोग जान ही रहे हैं कि सो छोड़कर बेचारे देश की ड्यूटी पर जाते हैं, उनका जो जल निकासी का सिस्टम है आज भी सही नहीं है। लेकिन साथियों ये उस समय का जल निकास का सिस्टम है जो कि बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। यहाँ पर साथियों ढकी हुई सुव्यवस्थित नालियां होती थी, और यह विश्व की प्राचीनतम जो है वो प्रणाली है। यानी कि यहाँ पर जो साथियों नालियां हुआ करती थी वो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, मतलब एकदम ढकी हुई होती थी, यहाँ पर किसी भी तरीके से ओपन जो है वो नहीं होती थी। देखिए जैसे ये नाली है यहाँ पर, और ये अगर आप पीछे ध्यान दें तो ये पूरा जो है वो ढकी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है हुआ करती थी। इसके बाद साथियों यहाँ पर विशाल स्नानागार हुआ करता था, जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित पक्की ईंटों व जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर बिटुमेन से जलरोधी था, यानी कि यहाँ पर जो पानी है वो बाहर नहीं होता था। जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये स्नानागार, यहाँ पर से देखिए ये पूरी पक्की ईंटों की जो है वो बनाई गई है, और ये जलरोधी होता था, यानी कि इससे पानी जो है वो नहीं निकलता था उस तरीके से, एक तरीके से। वहीं साथियों इसके बाद जो पांचवा है यहाँ का, जो इसका स्पेशल है वो है अन्नागार, यानी कि जहाँ भोजन वगैरह के लिए रखा जाता है, अनाज का भंडारण किया जाता है, यानी कि उस समय जो अनाज भंडारण का काम होता था। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में अनाज भंडारण हेतु विशाल जो है वो संरचनाएं यहाँ पर देखी गई थी। आई होप मैं इमेज भी जो है वो लेके शायद आया था, बट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कि वो भी कुछ इसी तरीके की यहाँ पर जो है उसको बनाया जाता था। वहीं साथियों यहाँ पर पक्की ईंटें हुआ करती थी, जिनका मानक अनुपात 4:2:1 हुआ करता था, यानी कि लंबाई वो 4 मीटर जो है लंबा होती थी, 2 मीटर चौड़ी होती थी, और 1 मीटर यहाँ पर उनकी जो है वो मोटाई हुआ करती थी, ये उससे निर्मित होती थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इसको जो है वो इमेज के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो चीजें थी
क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर साथियों हम लोग इसमें यहाँ पर जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था उसको यहाँ पर हम लोग जो है वो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो भोजन के बारे में समझते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके की जो भोजन है, किस तरीके का जो भोजन है वो यहाँ पर करते थे। तो साथियों यहाँ पर गेहूं, यहाँ पर साथियों गेहूं, जौ, गेहूं के बाद साथियों यहाँ पर जौ, चावल, दालें, मांस व मछली का जो है वो ये लोग सेवन करते थे, यानी ये लोग जो है उसको खाते थे। वहीं जो कपड़े ये क्या पहनते थे, तो सूती व ऊनी वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते थे। कपास यानी कि कॉटन की खेती के भी साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिले हैं। वहीं आभूषण में सोने चांदी के मनकों व शंखों के आभूषण ये लोग पहनते थे, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पर धारण करते थे। मतलब ये जो सोने का हमारा प्यार है, मतलब सोने से जो हमारे लोगों को प्यार है वो आज का नहीं है, ये मतलब बहुत पुराने समय का है साथियों। तो ये लोग जो है वो सोने चांदी के तब भी जो है वो आभूषण यहाँ पर पहना करते थे, और यह जो है स्त्री और पुरुष दोनों लोग पहनते थे। वहीं मनोरंजन के लिए ये लोग पासा खेलते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों में युद्ध कराते थे। संगीत और नृत्य के भी साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग गायन और नृत्य का भी जो है काम करते थे। अब नाच रहे हैं तो गा रहे ही होंगे, तभी तो नाच रहे होंगे, नहीं तो मतलब कौन नाचेगा इसे पागलों जैसा। ठीक है, और इसके बाद साथियों स्त्रियों की अगर स्थिति की बात करें कि मतलब जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति उस समय क्या थी, तो साथियों सोचिए उस समय जो है हमारा समाज मातृसत्तात्मक समाज के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि उस समय जो हमारा, जैसे अभी इस समय का हमारा समाज कैसा है, तो यह पितृ सत्तात्मक है। यानी कि यहाँ पर जो है मेल का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्चस्व, वर्चस्व का नाम मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन मतलब मेल या जो डिसीजन है, मेन डिसीजन वगैरह जो लेने का है वो लिया करते हैं। मतलब ज्यादा हम लोग प्राथमिकता पिता को देते हैं। तो ये जो है वो पितृ सत्तात्मक है। लेकिन जो उस समय की सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि वो लोग मातृ सत्तात्मक थी। मातृ देवी की पूजा जो है वो वहां पर प्रचलित थी, यानी कि मातृ देवी की वो लोग पूजा करते थे, जो उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी। वहीं साथियों सावधान, मतलब कि अगर कोई मर जाता था तो उसको उसका अंतिम संस्कार कैसे होता था, तो यहाँ पर साथियों पूर्ण सावधान होता था, आंशिक सावधान व दाह संस्कार तीनों के ही साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ पर साथियों पूर्ण सावधान भी होता था, आंशिक सावधान भी होता था, और दाह संस्कार भी यहाँ पर जो है वो किया जाता था। तो तीनों चीजों के यहाँ पर जो है वो साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिले हैं। अब साथियों आगे बढ़े और बात करें कि जो आर्थिक जीवन था और जो कृषि एवं व्यापार यहाँ पर कैसा था। मतलब कृषि क्या होती थी, यहाँ पर व्यापार क्या होता था। तो साथियों कृषि में मुख्य फसलें जो हैं, जैसे गेहूं, जय, कपास, जौ, कपास, तिल और मटर यहाँ पर ये लोग बोया करते थे। कालीबंगा में जूते जूते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जिनमें हल चला हो। और कपास की खेती के सर्वप्रथम यही हुई है, और यूनानी इसे सिंडन कहते थे। मतलब जो सबसे पहले जो कपास की खेती हुई है वो यहीं पर हुई है, इसी सभ्यता के अंदर हुई है। और जो यूनान के लोग थे वो इसको जो है वो सीडन कहते थे। वहीं साथियों चावल के साक्ष्य जो है वो लोथल और रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं। वहीं हल का प्रयोग होता था, परंतु लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि लोहे से जो है वो लोहे का हल हो इसका यहाँ पर ज्ञान नहीं था। वहीं बाढ़ के जल के उतरने के बाद जो है वो यहाँ पर बुआई का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरी डिटेल है कि किस तरीके से ये लोग क्या क्या कृषि करते थे, किस किस चीज की जो है बुआई करते थे, और किस तरीके से जो है कि यहाँ पर उसका बुआई का कार्यक्रम होता था। अब बात करें व्यापार की, तो ये लोग साथियों आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार प्रचलित था। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि अपने भारत के अंदर या फिर अपने समाज के अंदर यहाँ पर जो है चीजें होती थी, ये बाहर भी जो है ये व्यापार करते थे। साथियों ये मेसोपोटामिया से व्यापारिक इनके संबंध थे। वहां इनको जो है मेलुहा कहा जाता था। मतलब ये लोग जो है वो वहां पर भी जाकर अपना व्यापार किया करते थे। वहीं साथियों लोथल में विश्व की प्राचीनतम मानव निर्मित जो गोदी है वो यहाँ पर मिलती है। डकयार्ड जो है वो यहाँ पर मिला है, मैंने आपको इमेज भी दिखाया है। वहीं साथियों मुद्रा का प्रचलन यहाँ पर उस समय नहीं था, वस्तु विनियमन प्रणाली थी। आगे आपको जब इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी चीजें, और बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर जो है उस समय जैसे अभी हम लोग पैसा ले दे के, मतलब मान लीजिए कि हमको
आटा खरीदना है तो मैं जाऊंगा, आटा के बदले पैसा दूंगा और ले लूंगा। तो उस समय इस तरीके का मुद्रा नहीं था। उस समय ये होता था कि ठीक है भैया, मेरे पास आटा नहीं है, मैं आटा ले लेता हूँ, तुम्हारे पास गेहूं नहीं है, तुम गेहूं ले लो। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर होती थी। साथियों, 1 मिनट, बस थोड़ा सा पानी पीने की इजाजत चाहेंगे। अब आगे बढ़े और बात करें इसमें आगे, तो साथियों यहाँ पर मानकीकृत बाट यानी कि जो वेट होता था जोखने के लिए, उसमें 16 के अनुपात में 4 पत्थर से जो है, 4 पत्थर से यहाँ पर निर्मित होता था। यानी कि वजन करने के लिए वो यहाँ पर 16 के अनुपात में 4 पत्थर से जो है इसको बनाया जाता था। वहीं जो इसकी मुहरों का प्रयोग जो है व्यापारिक पहचान हेतु जो है वो किया जाता था। यानी कि उस समय व्यापारिक पहचान के लिए कि हाँ ये हमारा सामान है, हमारे यहाँ से जा रहा है, उसकी पहचान के लिए यहाँ पर मुहरों का जो है वो प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की, कि यहाँ पर जो है वो धार्मिक जीवन कैसा था। तो साथियों यहाँ पर जो है वो मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जो कि उर्वरता का प्रतीक थी, यानी कि बढ़ोतरी की। और यह सर्वाधिक प्रचलित पूजा पद्धति थी वहां पर, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा होती थी तो मातृ देवी की जो है वो यहाँ पर पूजा की जाती थी। वहीं साथियों जो पशुपति शिव हैं, यानी कि एक तरीके से भोले भंडारी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर योगी की मुद्रा में पशुओं से घिरे देवता जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं इमेज लेके आया था बट हाँ ये देखिए, ये रहा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो पशुपतिनाथ है। यहाँ पर देखिए सिंह वगैरह जो है वो इनकी बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो की यह प्रसिद्ध मुहर थी, जिसमें कि योगी की मुद्रा में देवता है, और जो चारों ओर से अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये पशुओं से जो है वो यहाँ पर घिरे हुए हैं। ठीक है, देवता के सिर पर साथियों 3 मुख जैसी आकृति थी, और दोनों ओर जो है वो सिंह जैसा अलंकरण भी जो है वो यहाँ पर दिखता था। वहीं इसमें बाघ, हाथी, बाघ, जो घोड़ा वगैरह है, 2 मृग, और ये सारी चीजें जो है साथियों यहाँ पर जो है वो दिखाई देती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पर जो पशु पूजा भी होती थी, जिसमें कि बैल, जो कुबड़दार बैल होता है, और जो बाघ होता है, हाथी, गैंडे की जो है वो पूजा के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। वहीं वृक्ष पूजा यानी कि पीपल के वृक्ष की सर्वाधिक पवित्र माना जाता था। ये उस समय भी माना जाता था और आज भी माना जाता है। जो पीपल का पेड़ है उसको यहाँ पर सर्वाधिक माना जाता है पवित्र, और पीपल के पेड़ पे भूत भी रहता है, ये भी माना जाता है। ठीक है, बाकी साथियों यहाँ पर लिंग और योनि की भी पूजा होती थी, यानी कि प्रजनन शक्ति की पूजा का प्रतीक भी जो है वो यहाँ पर हमको मिलता है। वहीं अग्नि पूजा भी हुआ करती थी, जो कि कालीबंगा व लोथल में अग्नि कुंडों के साक्ष्य जो है वो इसके प्राप्त होते हैं। यानी कि अग्नि कुंडों से जो है वो इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मतलब कालीबंगा और लोथल में जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कुंड वगैरह, तो यहाँ पर साथियों जो अग्नि की पूजा है वो भी यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपको मैंने ये यहाँ पर डिटेल में दिखाया था। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मतलब कमेंट में देखिए, चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर से बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर कला और शिल्प के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या कला थी और क्या यहाँ पर शिल्पकारी थी। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कांस की जो है नर्तकी की मूर्ति जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, कांस की नर्तकी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि खोई हुई मोम विधि, जिसको कि लॉस्ट वैक्स के नाम से जो है जाना जाता है, इससे निर्मित था। मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जो ओरिजिनल इमेज है वो ये है, यही इमेज मिली हुई है साथियों। यह जो है खोई हुई मोम विधि, जिसको कि लॉस्ट वैक्स विधि मानते हैं, इससे निर्मित है। इसमें होता क्या है कि पहले मोम की आकृति जो है वो बनाई जाती है, यानी मोम जो होती है उससे एक आकृति बनाई जाती है। सबसे पहले मधुमक्खी की मोम से इच्छित प्रतिमा या फिर वस्तु की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद मिट्टी पर परत चढ़ाना, यानी कि मिट्टी की इसके ऊपर फिर परत चढ़ाई जाती है। मोम की बनी आकृति पर जो है वो बारीक मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, जिसे सूखने के बाद इसे
इस पर दूसरी परत चढ़ाई जाती है, यानी पहले एक बार चढ़ा दी गई, फिर जब वो सूख गया फिर दूसरी बार उसको चढ़ा दी गई। इसके बाद साथियों इसको गर्म किया जाता है, जिसमें इस ढांचे को गर्म किया जाता है जिससे इसके अंदर का मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है, और इसलिए इसे खोई हुई मोम विधि कहते हैं। यानी कि जब ये सूख जाती है तो फिर इसको हीट कर दिया जाता है। हीट करने के बाद साथियों एक तरीके से जो मोम है वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है पिघलकर। अब ये सिर्फ क्या बच गई, तो खोखला सांचा बच गई। अब इसमें धातु पिघलाकर साथियों अब इस खोखले सांचे के अंदर जो है उस धातु को डाल दिया जाता है, जिसमें कि तांबा और टिन जो है वो मिला होता था, जिसको भी डाल दिया जाता था और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में साथियों सांचे जो होते थे उसको तोड़ दिया जाता था, और ठंडा होने के बाद में मिट्टी का सांचा तोड़ा जाता था, और अंदर से बनी धातु की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर बाहर निकल कर आती थी, जो कि ओरिजिनल यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद साफ सफाई और इसका परिष्करण जो है वो किया जाता था। साथियों ये मिली कहाँ है, तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है, सिंध प्रांत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व की बताई जाती है। यह कायांस से यानी कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है, और इसकी ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है, और वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली है उसके अंदर यहाँ पर यह रखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ दूसरा देखते हैं, पुरोहित की प्रतिमा। यानी कि यहाँ पर साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी स्टेट की मूर्ति जो है वो यहाँ पर मिली है, वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए ये रहा, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है सेल खड़ी की मूर्ति। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि साथियों इसके विवरण के बारे में बताएं तो यह स्थान जो सिंध है वहां से प्राप्त होता है। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, सामने से ऐसा है, और दाईं तरफ से दृश्य इसका ऐसा है, आधा बांह जो है वो टूटी हुई है यहाँ पर, ठीक है। वहीं साथियों काल की बात करें तो यह लगभग यह भी 50 ईसा पूर्व ही है। वस्तु अगर की बात किस वस्तु की है, तो यह साथियों सेल खड़ी एक वस्तु होती है उसकी बनाई गई है। 17.5 सेंटीमीटर की यह है, और यह भी नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर ही है। इसकी विशेषता यह है कि दाढ़ीदार पुरुष की मूर्ति है, और उच्च कोटि की जो है ये कला है। मतलब आप अगर यहाँ पर देखें, ध्यान से देखें तो किस तरीके से बारीकी बारीकी चीजों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। साथियों मूर्ति में एक दाढ़ीदार पुरुष है, जो जिसे कि पुरोहित राजा भी कहा जाता है, यानी कि वहां पर पुरोहित राजा था, और पुरुष के कंधे पर उत्तरी जैसा वस्त्र धारण किया हुआ है, जिसे कि त्रिपत्र यानी कि ट्रीफॉइल आकृति जो है वो यहाँ पर बनी है। अगर आप ये देखें तो ये इस तरीके से वस्त्र जो है वो धारण किए हुए हैं। वहीं साथियों सिर पर पट्टी या फिर बंधन है, मतलब कि जो सिर पर अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर देखिए एक तरीके से पट्टी टाइप कुछ बांधा हुआ है, और बीच में एक गोल अलंकरण यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप बीच में यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एक गोल अलंकरण भी यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। आंखें लगभग बंद हैं, जिससे ध्यान मग्न या फिर गंभीर भाव जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत होता है। साथियों यह सिंधु घाटी सभ्यता के उच्च कोटि के शिल्पकारी की उत्कृष्ट उदाहरण है, और सेलखड़ी पर इतनी बारीकी नक्काशी उस समय उन्नत कला कौशल को दर्शाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो कितना आगे थी, और ये मतलब अंग्रेज जो थे आकर धोखे से हमारे भारतीयों के ऊपर कब्जा कर लिए, और ये हमको जो है वो चीजें समझाते थे। वहीं साथियों पशुपति की जो है वो मुहर मिली है, जिसमें कि योगी मुद्रा में देवता और चारों ओर से उनको जो है वो पशु यहाँ पर घेरे हुए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर पशुपति की यहाँ पर ये मूर्त है, और जो कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर साथ में साथियों उनके चारों तरफ से यहाँ पर जो है वो जानवर जो है उनको घेर कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर मृद भांड मिला है, यानी कि पोट्री मिली है। लाल व काले रंग के चित्र मृद भांड जो है वो यहाँ पर ज्यामिति अभिकल्प जो है वो यहाँ पर मिला है, यानी कि घड़ा वगैरह। वहीं मनके और आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि चौधड़ों की कारीगरी के प्रमुख केंद्र जो है वो कार्नेलियम मनके प्रसिद्ध थे वहां पर, तो वो प्राप्त हुए हैं। वहीं यहाँ पर मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो सेल खड़ी से निर्मित पशु आकृति व लिपि अंकित थी, जो कि लगभग 2000 से अधिक जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुई है। मतलब कि यहाँ पर जो लिपि वगैरह प्राप्त हुई है, यहाँ पर मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि मतलब इस तरीके से जानवरों की होती थी। जैसे कि देखिए ये किसी जानवर की यहाँ पर है, जैसे देखने में तो आई थिंक घोड़ा वगैरह लग रहा है मेरे हिसाब से।
आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको क्या लग रहा है। तो ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मुहर बनती थी इन तरीकों से। अब यहाँ पर साथियों इनकी लिपि और माप तौल की पद्धति को भी समझ लीजिए कि कैसे ये लोग लिखते थे, किस तरीके से माप तौल होता था। तो साथियों अब तक इनकी जो लिखी गई चीज है वो अपठित है और कोई निश्चित इसका पाठ नहीं है। और यह चित्रात्मक लिपि थी, लगभग 400 से 450 चिन्ह जो है वो यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। यानी जैसे हम लोग लिखते हैं ना क ख ग घ, ये लोग जो है वो चित्र बनाते थे। वहीं साथियों इसमें जो है इसको बोस्ट्रोफेडन शैली, जो दाएं से बाएं वो बाएं से दाएं दोनों दिशाओं में लिखा जाता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान दें तो उर्दू में इस तरीके से मतलब इस साइड से जो है वो शुरुआत किया जाता है लिखने का, और लेकिन जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो साथियों पद्धति है वो दोनों साइड से थी, यानी कि इधर से भी लिखा जाता था और इधर से भी लिखा जाता था। वहीं साथियों मुख्यतः मोहरें मृदभांड व ताम्र पत्रों पर अंकित मिली हैं और यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित जो है वो यहाँ पर मानी जाती है। वहीं माप तौल यानी कि वेट और मेजर की बात करें तो यह यहाँ पर साथियों बाट चाट पत्थर से बने घनकार आकृति के होते थे, यानी कि घन देखे ही होंगे आप लोग की। तो उस तरीके के लोग बने, मतलब कि यहाँ पर जो वेट करने का होता था वो बना होता था। साथियों जो भार की पद्धति है वो 16 के अनुपात में होती थी, जैसे 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। वहीं जो आधुनिक तौला है पद्धति की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, यानी कि फिलहाल जो हम लोग वो बटखरा यूज करते हैं जिसमें कि मतलब जो आप लोग देखते होंगे बहुत पुराने टाइम का होगा अगर कोई, तो उसको मतलब शायद याद हो कि मतलब वहां पर कुछ इस तरीके से हुआ करता था। जैसे ये एक प्लेट हो गई और ये एक प्लेट हो गई, फिर यहाँ से मतलब 2 रस्सियां या फिर 3 रस्सियों से ये दोनों जो है वो जुड़े होते थे और यहाँ से जो है वो एक तरीके से डंडी से जुड़ी होती थी। और यहाँ पर साथियों इसको इसको ये हैंड होता था, इसको पकड़ के उठाते थे तो एक साइड पर मतलब वेट रख देते थे, यहाँ पर जो है वो भार रखा जाता था और यहाँ पर जो है वो वस्तु रखी जाती थी और फिर उसको जो है कि यहाँ पर मापा तौला जाता था। वहीं साथियों लंबाई मापने हेतु जो है वो हाथी के जो हाथी दांत हैं वो कायांश के पैमाने प्रयुक्त थे, यानी कि लंबाई मापने के लिए हाथी दांत वो जो ब्रॉन्ज होता है उसके पैमाने यूज किए जाते थे। और लोथल से प्राप्त शंख पैमाने अत्यंत सूक्ष्म मापन को दर्शाता है, यानी कि शंख के द्वारा साथियों यहाँ पर शंख पैमाना जो होता है उसके द्वारा मतलब एकदम छोटे से छोटे चीज को भी यहाँ पर मापा जाता था। ये लोथल से जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी देखिए ये बाट है, ये 320 किलो का 160 64 32 16 8 4 2 1 इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ करता था। ये मुहरे हैं, ये लिपि लिखी हुई है, कोई चीज लिखा हुआ है। अब शायद इसको अगर आप पढ़ पाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। बाकी आपके मतलब अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं पढ़ पाया है, लेकिन इस तरीके की जो है वो मुहरें यहाँ पर हुआ करती थी और मोहनजोदड़ो की लिपि हुआ करती थी और जिसको कि अभी तक यहाँ पर पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब सबसे लास्ट इस सभ्यता के पतन का कारण, ये सभ्यता किस तरीके से खत्म हुई। तो साथियों यहाँ पर बहुत सारे मत हैं, बहुत लोगों के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी हिस्टोरिकल चीजें करने वाले लोग हैं, सबका अलग अलग यहाँ पर साथियों मत है। किसी का कहना है कि यहाँ पर जो है वो बाढ़ सिद्धांत है, मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने के भूवर्गीय साक्ष्य जो है वो मिले हैं यहाँ पर, जो कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इसको कहा जाता है कि मतलब ये सभ्यता खत्म हुई क्योंकि यहाँ पर बाढ़ ज्यादा आते थे। फिर कुछ का ये कहना था कि नदियों ने अपने मार्ग को परिवर्तन कर लिया, यानी कि सरस्वती व सिंधु नदियों के सूखने और मार्ग बदलने से जल संकट आए, जिसके वजह से जो ये सभ्यता थी फिर वहां से साइड हो गई। वहीं जलवायु परिवर्तन को भी कारण माना जाता है कि वर्षा में कमी और मरुस्थलीकरण एवं कृषि की प्रतिकूल प्रभाव की वजह से ये इसका पतन हो गया। वहीं आर्यों का आक्रमण हुआ, कुछ लोग जो हैं वो इसके कहते हैं, जिसको कि सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब एक तरीके से प्रचलित है, जो मार्टिमर व्हीलर है उनका यह सिद्धांत था कि मोहनजोदड़ो से मिले नरकंकाल अभी भी यहाँ पर विवादित हैं। यह कहा जाता था इनके द्वारा कि जो आर्य थे वो आक्रमण किए, जिसके बाद से इनका पतन हुआ। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भूकंप के वजह से टेक्टोनिक हलचल से नगर संरचना का विनाश हो गया, जिसके वजह से इनका पतन हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर महामारी आई और जिसकी वजह से जनसंख्या का सामूहिक विनाश हो गया। और कुछ विद्वानों का जो है वो मत ये है। ठीक है, आई होप यहाँ पर हमने सारी चीजें पढ़ ली। बाकी क्विक रिवीजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी इमारत
अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिली है। सर्वाधिक विशाल हड़प्पा स्थल जो कि राखीगढ़ हरियाणा के अंदर है। सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो चूरदड़ो को कहा जाता है, जहां पर मनका और मुहर का निर्माण होता था। वहीं गोदी और बंदरगाह स्थल कहाँ मिलते हैं, तो लोथल के अंदर जो गुजरात में वहां पर मिलते हैं। और जुटे हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा राजस्थान से मिलते हैं। जल संरक्षण प्रणाली हेतु प्रसिद्ध जो है वो धौलावीरा गुजरात के अंदर है। वहीं घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो सुरकोतदा गुजरात से प्राप्त हुए। और ताम्र आधारित संस्कृति जो है वो लौह धातु का ज्ञान इनको जो है वो नहीं था, इनको सिर्फ और सिर्फ ताम्र आधारित ये संस्कृति थी, तांबे से ज्यादा इनको ज्ञान था। ठीक है, आई होप आपको सिंधु सभ्यता जो थी वो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नहीं। बाकी कल साथियों आपका इस पर मतलब 100 क्वेश्चंस का जो है वो 100 क्वेश्चंस का जो है वो यहाँ पर PYQ होने वाला है, जिसमें कि हम लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पिछले वर्ष पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग ये जो पूरी PDF है वो इसको एक बार अच्छे से फिर से अपने आप पढ़ लीजिएगा। बाकी कल जो है वो जुड़ना मत भूलिएगा, जरूर से जरूर। और आपकी अपनी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल MCQ के साथ। जय हिंद, जय भारत।